बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 9 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालिया, मुसन्निफ़ असर नोमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 9 सफ़ा नंबर 134 से। दोनों बातें करते हुए राहदारी तय करके बरामदे तक आ गए थे। नजमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कार की तरफ चल पड़ी। चाबी तो मेरे पास है, सलीम ने पुकारा। नजमा वापस आई। लाइए चाबी दीजिए। नजमा ने हाथ फैलाया। चलो मैं छोड़ाऊँ। सलीम कार की तरफ बढ़ा। जी नहीं, मुझे कार चलाना आती है। इतने गुस्से में जा रही हो, फिर कोई हादसा कर बैठोगी, सलीम ने कहा। अब तो कोई कोठी में कोई कमरा खाली नहीं है जो तीसरे उम्मीदवार को ठहराया जा सके। चाबी देते हैं या मैं टैक्सी से चले जाऊं? नजमा की तेवरी अभी तक चढ़ी हुई थी, अगरचे बल कुछ कम हो गए थे। गोया आज सचमुच इस कोठी में मेरा आखिरी दिन है, सलीम ने कहा। ऐसा है तो फिर, वो कहते कहते रुक गया। आपको गालबन अपनी 25,000 की फिक्र है। नजमा ने तंज किया। घबराइए नहीं, रजिया को पकड़ लो। 25,000 का चेक सबके सामने आपको दिया जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। सलीम ने चाबी जेब से निकालकर नजमा के हाथ में रख दी। नजमा ने चाबी ली, कार में बैठी और दूसरे ही लम्हे कार गेट से बाहर निकल रही थी। सलीम ने अभी सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि सामने से हलील साहब आते दिखाई दिए। कार कहाँ गई? उन्होंने घबराए हुए लहजे में कहा। आपकी भतीजी ले गई हैं, सलीम ने जवाब दिया। कहाँ? रेलवे स्टेशन। क्यों? बुकिंग कराने गई हैं, सलीम ने सादगी से बताया। कह रही थी कि यहाँ तो फैक्ट्री की हड़ताल ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। अब किसी पहाड़ी मुकाम पर चलकर हनीमून मनाएंगे। आपको तो मालूम ही है कि अगरचे हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मगर हनीमून अभी तक पेंडिंग चला रहा है। हलील साहब ने सलीम को घूरा और कोई जवाब दिए बगैर वापस चले गए। अब क्या हुआ? नासिर ने उन्हें दूसरी मर्तबा वापस आते हुए देखकर पूछा। आप गए क्यों नहीं? परेशानी बढ़ती ही जा रही है, हलील साहब ने जवाब दिया। नजमा कार ले गई है, सलीम कह रहा था कि स्टेशन बुकिंग कराने गई है। झूठा है, अव्वल नंबर का, नासिर ने गुस्से से कहा। नजमा रजिया के घर गई है, मैंने अपने कानों से सुना था। पता नहीं क्या चक्कर है इन दोनों का। रजिया के घर गई है? हलील साहब चौंके। फिर तो उसे पकड़ा जा सकता है, आओ मेरे साथ। सलीम अभी राहदारी में ही था कि उसने नासिर और हलील साहब को जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर गेट की तरफ जाते हुए देखा। वो दोनों गर्ग 12 और 13 दीदा आखिर किस चक्कर में हैं? उसने सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक ड्राइंग रूम के सामने से गुजरते हुए उसने टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जैतून जवाब देने के लिए रिसीवर उठा रही थी। रहने दो, मैं देख लेता हूँ, सलीम ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। जैतून बावर्ची खाने में वापस चलेगी। हेलो, कौन? नासिर साहब। आवाज़ बड़ी करख्त और सलीम के लिए बिल्कुल अजनबी थी। जी नहीं, उसने जवाब दिया। नासिर साहब अपने कमरे में हैं, आप होल्ड ऑन करें, मैंने बुला लाता हूँ। शुक्रिया। कहिएगा कि हावर का फ़ोन है, बहुत ज़रूरी बात करना है। अच्छा, आप होल्ड करें। सलीम ने रिसीवर मेज़ पर रख दिया। फर्श पर निस्बतन ज़ोर से कदम रखा और दरवाजे तक गया। 60 तक गिनती गिनी और फिर उसी तरह ज़ोर से चलता हुआ वापस आया। रिसीवर उठाया, जेब से रुमाल निकालकर माउथ पीस पर रखा। हेलो, उसने बदले हुए लहजे में कहा। नासिर साहब, हावर की आवाज़ आई। बोल रहा हूँ यार, मैं एक ज़रूरी काम से वापस आया तो जोनी ने बताया कि वो क्लॉक तुम्हें दे आया है। हावर ने कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इन दिनों ज़रा मसरूफ़ हूँ। तुम्हारा काम मैंने अहमद जान से कराया था, मगर यार मैं उसे ये बताना भूल गया कि वो 8 बजे का टाइम बम
फिक्स करेगा। दूसरी गलती ये हुई कि सुबह घर से निकलते हुए मैंने क्लॉक चला भी दिया था। बंद रहता तो कोई बात नहीं थी, मगर अब ये बताना मुश्किल है कि इस गधे ने क्या टाइम रखा है। वैसे 8 बजे से पहले का रखा होगा। मैंने उसे बताया था कि फैक्ट्री उड़ाना है, ज़रा मसाला ज़ोरदार होना चाहिए। मुमकिन है उसने 8 से ज़्यादा का रखा हो, और ये भी हो सकता है कि 6 या 7 बजे का रखा हो। तुम समझ रहे हो ना? चनाचा मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ोन करके बता दूं। ये ना हो कि तुम किसी वजह से फैक्ट्री में रुके हो और क्लॉक अचानक फट पड़े। मगर अब तुम्हें कोठी में पाकर जान में जान आई। क्लॉक तो तुमने वहाँ रख दिया होगा। हाँ, मगर अब तुम अपने काम में रोज़ बरोज़ गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो, सलीम ने जवाब दिया। हम लोग फैक्ट्री से 5:30 बजे के करीब चले थे। अगर वो इस वक्त फट गया होता तो बस क्या क्या बताऊं, चूक हो गई। वैसे काम ऐसा होगा कि याद करोगे। अहमद जान कहाँ है? उस साले का पता ही नहीं चल रहा, हावर ने जवाब दिया। वरना पूछना लेता कि क्या टाइम रखा है। अच्छा ठीक है, बाकी रकम कब दिलवा रहे हो? कल किसी वक्त आके ले जाना, सलीम ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। उसका जहन तेजी से सोच रहा था तो ये बात थी। टाइगर फैक्ट्री से जो क्लॉक लाया था वो नजमा वाला नहीं था। सलीम भागता हुआ ड्राइंग रूम से निकल कर गया। उसने टाइगर से क्लॉक लेकर नजमा की मेज़ पर रख दिया था। मगर सवाल ये है कि अगर वो नजमा का नहीं था तो नजमा वाला क्लॉक कहाँ गया था? मुमकिन है कि हस्बे आदत छुपा दिया हो। सलीम नजमा के कमरे में दाखिल हुआ और सिंगार में से अलार्म क्लॉक उठा लिया। उसे बड़ी गौर से देखा। ये तो नजमा का ही मालूम होता है। उसने क्लॉक डिब्बे के अंदर से निकाला और उसे उलट पलट कर देखा। क्रोमियम शुदा केस पर एक जगह बारीक सी लकीर पड़ी हुई थी। सलीम को याद आ गया कि ये लकीर 2-3 दिन पहले उस वक्त पड़ी थी जब नजमा के हाथ से छीनते हुए क्लॉक दीवार से रगड़ खाया था। इसका मतलब ये था कि नजमा का ही है। फिर वो कहाँ गया जो सलीम ने अपने हाथ से मेज़ पर रखा था? सलीम केमिस्ट्री का तालिब होने की वजह से आतशगीर मादू के बारे में बहुत कुछ जानता था। अगर उसे यकीन हो गया था कि ये नजमा का क्लॉक है, फिर भी एहतियातन उसने इसे खोल कर देख लिया। इसके अंदर कोई बम वगैरह नहीं था। मगर अब ये परेशानी थी कि वो बम वाला क्लॉक कहाँ गया। वो पहले नासिर के कमरे में गया। 15 मिनट तक एक एक चीज़ की तलाशी ली, मगर क्लॉक नहीं मिला। एक अलमारी मुकफल थी। सलीम ने उसका कुफल नहीं खोल सका। वो हलील साहब के कमरे में पहुंचा। हलील साहब के कमरे में सलीम को क्लॉक तो नहीं मिला, मगर एक और चीज़ मिल गई, कार की चाबी लेने के लिए। जब हलील साहब ने वापस आकर कपड़ों की अलमारी खोली तो जल्दी और घबराहट में दोबारा मुकफल करना भूल गए। अलमारी का एक पट खुला देखकर सलीम की उसकी तरफ तवज्जो गई। अलार्म क्लॉक तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। एक सरसरी जायज़ा लेने के बाद उसे यकीन हो गया कि क्लॉक अलमारी में नहीं है। मगर ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ कि हलील साहब ने एक बिल्कुल नया ब्रीफकेस कपड़ों की तह में छुपा रखा है। यूं ही ऊपर रखा होता तो शायद सलीम उसकी तरफ तवज्जो न देता, मगर इसे छुपाने की कोशिश ने सलीम के जहन में शुबा पैदा कर दिया। इस ख्याल से कि शायद फैक्ट्री उड़ाने की साजिश का कोई दस्तावेजी सबूत मिल जाए, उसने ब्रीफकेस को खोलकर अंदर झांका और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। हजार हजार के नोटों के बंडल खुले हुए ब्रीफकेस से झांक रहे थे। नया पैराग्राफ। बाएं हाथ वाली गली में मोड़ लो, नासिर ने ड्राइवर को हदायत की। टैक्सी गली में घूम गई। रजिया का घर अगरचे अभी दूर था, मगर कार गली में दाखिल होते ही नजर आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि नजमा यही होगी, नासिर बोला। बस रोक लो ड्राइवर, हलील साहब ने कहा। नासिर ने मीटर देकर किराया अदा किया। गली में ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। हलील साहब ने घड़ी देखी। 6:30 बजे थे। वो दोनों इस वक्त तक वहीं खड़े रहे जब तक टैक्सी गली से निकल नहीं गई। क्लॉक आपने कहाँ रखा था? नासिर ने पूछा। अगली सीट के नीचे। आप ठहरिए, मैं जाकर देखता हूँ, नासिर ने कहा और आगे बढ़ गया। अभी कार से एक कदम पीछे ही था कि नजमा रजिया का हाथ पकड़े
बिल्डिंग की सीढ़ी से उतरती हुई फुटपाथ पर आ गई। नासिर वहीं रुक गया। तुमने तो इस तरह से मेरा हाथ पकड़ रखा है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और तुम मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही हो। रज़िया बोली, तुम्हारा जुर्म किसी बड़े से बड़े मुजरिम से भी ज्यादा संगीन है। क्या जुर्म है मेरा? रज़िया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। यही ना कि मैंने तुम्हें नासिर जैसे ओबाश आदमी की बीवी बनने से बचा लिया। जी हाँ, और इसके बदले एक ऐसी मुसीबत गले में डाल दी जो ना मुझे जीने देती है और न मरने। नजमा ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया, खैर, अब जबकि तुम पूरी बसात ही उलट देने पर तैयार हो तो मैं तुमसे ये बहस नहीं कर सकती कि गलत चाल कौन चला है, तुम या मैं। रज़िया ने नजमा के बराबर अगली सीट पर बैठते हुए जवाब दिया, लेकिन सवाल ये है कि जब ये इंकशाफ तुम खुद भी कर सकती थी कि सलीम भाई तुम्हारी नहीं सिर्फ फैक्ट्री की मुलाजमत के उम्मीदवार हैं, तो तुम मुझे क्यों घसीटने लिए जा रही हो? मैं वहाँ क्या कहूँगी? ये कि सारी स्कीम तुमने सोची थी, तुमने मुझे इस पर अमल करने के लिए आमादा किया था, और ये कि मेरे और सलीम साहब के दरमियान वास्ता शादी का नहीं, उन 25,000 रुपयों का था जो जो उन्होंने आज तक वसूल नहीं किए। रज़िया ने बात काटी। भू भू, पीछे से एक आवाज़ बुलंद आई। अरे टाइगर! रज़िया ने पलट कर पिछली सीट की तरफ देखा जहाँ टाइगर साहब बड़े आराम से लेटे हुए थे। रज़िया ने घूम कर देखा तो टाइगर ने उठकर अगली सीट पर छलांग लगाने की कोशिश की। बस वहीं बैठे रहो, रज़िया ने कहा। नजमा ने कार स्टार्ट कर दी। टाइगर साहब बड़ी फर्माबरदारी से दोबारा सीट पर दराज हो गए। कार एक झटके से आगे बढ़ी। नासिर हलील साहब के साथ वापस आया। मेरा ख्याल है कि वो दोनों कोठी में गई हैं, उसने कहा। जल्दी से टैक्सी पकड़ो, हलील साहब ने मेन रोड की तरफ चलते हुए कहा। अगर वो टाइम बम के ही रास्ते में या कोठी पहुंचकर फट गया तो मुसीबत आ जाएगी। अभी तो 6:40 ही हुए हैं, नासिर ने गुजरती हुई टैक्सी को इशारा करते हुए बोला, और इसका टाइम 8 बजे से पहले नहीं हो सकता। टैक्सी रुकते ही नासिर ने ड्राइवर को कोठी का पता बता दिया और एक मरतबा फिर ताकब शुरू हो गया। कुछ दूर आगे जाकर कार भी नजर आ गई। कार अभी कोठी से दूर ही थी कि गेट से एक टैक्सी निकली। रज़िया ने इसमें सलीम को बैठे हुए देखा। सलीम भाई तो कहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, डर के मारे फरार हो रहे हैं, नजमा ने जवाब दिया। मैं इनसे कह कर आई थी कि मैं रज़िया को लेने जा रही हूँ। वो समझ गए कि अब भांडा फूटने वाला है, चनाचा भाग लिए, मगर मैं अपनी पोजीशन साफ किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ूंगी। नजमा ने कार कोठी में मोड़ने के बजाय टैक्सी के पीछे डाल दी। हलील साहब की टैक्सी तकरीबन चंद गज पीछे थी। ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं? वो चिल्ला कर बोला। ड्राइवर, उसके पीछे चलो। कुछ दूर चलने के बाद सलीम की मंजिल मकसूद कुछ वाज़िया होने लगी। अरे, ये स्टेशन तो नहीं जा रहे हैं, नजमा ने चौंक कर कहा। स्टेशन ही जा रहे हैं, रज़िया बड़े इत्मीनान से बोली। मगर ये तो तुम्हारे घर का रास्ता है, मुझे साथ लेते हुए जाएंगे ना? क्या? नजमा ने रज़िया को घूरा। कार चलाओ, कार। आज किसी दूसरे हादसे का मूड नहीं है, मगर कुछ नहीं। तुमने एक हीरे को पत्थर समझकर फेंक रही हो, अब तुम्हारी बला से उसे मैं उठाऊं या कोई और? नजमा खामोश हो गई। सलीम की टैक्सी रज़िया की गली में मुड़ रही थी। हलील साहब ने अपनी टैक्सी मेन रोड पर ही रोक ली। तुम जाकर देखो ये क्या चक्कर है, उन्होंने नासिर को हदायत की। नासिर ने असबात में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। सलीम ने टैक्सी का किराया अदा किया और एक छोटा सा सूटकेस उठाए हुए बाहर निकल आया। उसका रुख उस बिल्डिंग की जानिब था जिसकी दूसरी मंजिल के फ्लैट में रज़िया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नजमा कार से उतरकर लपकती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। सलीम ने उसे आते देखा और रुक गया। नासिर दूसरी जानब के फुटपाथ पर चलते हुए राहगीरों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? नजमा ने करीब आते हुए पूछा। इस जालिम दुनिया से दूर, बहुत दूर, जहाँ मैं इत्मीनान से बैठकर वो गिरां बहा मुआवजा खर्च कर सकूं
जो अभी अभी मुझे वसूल नहीं हुआ है। आपको मेरे साथ कोठी वापस चलना है? जी नहीं। अब तो काजी साहब भी कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगा, सलीम ने जवाब दिया। वैसे आप मेरा क्लॉक अगर कहीं रास्ते में फेंकने के लिए उठा लाई हो तो वापस कर दें। मैंने घर में बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला। मैं नहीं लाई हूँ, नजमा नागवारी से बोली। अरे वो कहीं टाइगर ना उठा लाया हो, रजिया ने चौंक कर कहा और घूमकर कार की तरफ देखने लगी। उसी लम्हे टाइगर ने अगली सीट के खुले दरवाजे से मुंह में क्लॉक का डिब्बा दबाया और दूसरे फुटपाथ पर जस लगाई और उनकी तरफ आने लगा। नासिर ने सड़क के दूसरे फुटपाथ से वो मंजर देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार एक गाली निकल गई। आगे चलने वाला एक पहलवान नुमा आदमी या आदमी नुमा पहलवान ने पकड़कर इसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या कह रहे हो तुम? उसने एक झटका देते हुए पूछा। पहलवान जी, मैंने आपको तो नहीं कुछ कहा, नासिर घबरा कर बोला। फिर हरामजादा किसे कह रहे थे? अपने आप को कह रहा था पहलवान जी, नासिर गिड़गिड़ाया। पहलवान जी ने बड़े गौर से उसे सर से पैर तक नासिर को देखा। फिर ठीक ही कह रहे थे, उन्होंने सर हिलाते हुए कहा और गिरबान छोड़कर अपनी राह चल दिए। नासिर ने कुन उखियों से इधर उधर देखा और अपनी टाई दुरुस्त की और ज़रा आड़ में खड़ा हो गया। ये लीजिए अपना क्लॉक, नजमा ने इस तरह कहा जैसे वो खुद ही उठा कर लाई थी। सलीम ने झुककर टाइगर के मुंह से क्लॉक ले लिया। शुक्रिया, सलीम ने कहा। पता नहीं वो टाइगर से मुहातिब था या नजमा से। और अब कोठी चलिए। मगर तुम तो कह रही थी कि खेल ख़त्म हो चुका। जी हाँ, मगर नकाब कुशाई बाकी है। ख़त्म करो नजमा। आखिर रजिया ने कुछ कहना चाहा मगर नजमा ने इसे रोक दिया। जी नहीं, वो जोर देकर बोली, ये खेल इस तरह ख़त्म नहीं होगा। तो क्या आखिर में तमाशाइयों का ताली बजाना ज़रूरी है? सलीम ने पूछा। बहुत ज़रूरी है। एक गिलास पानी मिल जाएगा? सलीम ने रजिया की तरफ देखा। कोठी चलकर पी लीजिएगा। तुम्हें क्या हो गया है नजमा? एक गिलास पानी पीने में क्या क़यामत आ जाएगी? देख लो रजिया बहन, ये हैं आजकल की साबका बीवियाँ। सलीम ने ठंडी सांस भरी। कसाई भी ज़बा करने से पहले पानी तो पिला ही देता है। नजमा को कहने दे सलीम भाई। रजिया बिल्डिंग के जीने की तरफ बढ़ी। आप मेरे साथ चलिए। पहली मंजिल पर पहुंचकर सलीम 2 जीनों के दरमियान खुली जगह पर रुक गया। रजिया इसके आगे थी और नजमा पीछे। टाइगर साथ साथ चल रहा था। आइए ना, रजिया ने कहा। मेरा सर चकरा रहा है, कदम कांप रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा है। सलीम ने पेशानी पर हाथ मारा। मुझसे अब एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी। तुम पानी यहीं ले आओ। आप सूटकेस यहाँ रख के इस पे बैठ जाएं। रजिया परेशान सी हो गई थी। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अपनी सहेली उर्फ साबका बीवी को भी साथ लेती जाओ। सलीम ने बड़ी नहीफ सी आवाज़ निकाली। मैं इनके साथ एक लम्हा भी रहना नहीं चाहता। मौका परस्त का खिताब तो मिल ही चुका है। अगर मैंने यही मौका परस्ती शुरू कर दी तो क्या होगा? नजमा ने भुन्ना कर सलीम को घूरा और फिर पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। ज़रा आहिस्ता, सलीम ने पुकार कहा। लोग तुर्की के ज़लज़ले से वैसे ही घबराए हुए हैं। जैसे ही वो दोनों नज़रों से गायब हुई, सलीम ने जल्दी से सूटकेस खोला और उसके अंदर नजमा का क्लॉक रखा हुआ था। उसने टाइगर से लिया हुआ क्लॉक सूटकेस में रखा और नजमा का क्लॉक टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर साहब, उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्लॉक अपनी कार में रख दीजिए। शाबाश। टाइगर ने दुम हिलाई, मूल खोलकर क्लॉक का डिब्बा पकड़ा और सीढ़ियों से उतरता चला गया। सलीम के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो नासिर को खंबे की आड़ में खड़े हुए देख चुका था। ऊपर जीने पर कदमों की आहट उभरी। सलीम ने जल्दी से सूटकेस बंद किया और उस पर बैठ गया। ये लीजिए। रजिया ठंडे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। पानी ही लाई हो? सलीम ने गिलास ले लिया। अरे ये लड़कियां सब एक ही जैसी होती हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लाती तो क्या नुकसान था? रजिया कुछ झींप गई। अब ले आऊं? उसने जल्दी से कहा। रहने दो, वरना तुम्हारी सहेली कहेंगी कि मैं कोठी जाने से बचने के लिए बहाने बना रहा हूँ, सलीम ने कहा और 2-3 घूंट लेकर गिलास खाली कर दिया। मैं गिलास रखकर अभी आई, रजिया बोली और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। टाइगर ने
नासिर ने टाइगर को क्लाक का डिब्बा उठाए कार में घुसते देखा। नासिर ने एक लम्हा इंतज़ार किया कि शायद नजमा, सलीम और रज़िया भी आते होंगे, मगर जब उन्हें गायब पाया तो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए कार के करीब पहुंचा। टाइगर ने डिब्बा अगली सीट पर रख दिया था और अब उसे पंजों के दरमियान दबाए हुए बैठा था। नासिर ने दरवाज़ा खोला। टाइगर खड़ा हो गया। शाबाश टाइगर, ये डिब्बा मुझे दे दो। नासिर ने हाथ बढ़ाया। बूम बूम, टाइगर ने धमकी दी। नासिर ने घबरा कर हाथ हटाया तो किसी चीज़ से टकरा गया। बड़े जोर की चोट लगी। हरामजादे, डिब्बा देता है या लगाऊं एक ठोकर? नासिर ने चोट सहलाते हुए कहा। टाइगर ने डब्बा मुंह में उठा लिया था। अभी तक वो बाहर खड़ा था, अब अंदर आ गया। एक लम्हे के लिए टाइगर और नासिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दूसरे ही लम्हे नासिर ने झपटा मारा, मगर हाली सीट से गले मिलना पड़ा। टाइगर एक जस में पिछली सीट पर जा चुका था। नासिर ने दो बड़ी फंसी हो बलीग गालियां दी और नीचे उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा। उसने टाइगर को चमकारा और एकदम हमला कर दिया। उसका सर बड़े जोर से दूसरी तरफ के दरवाजे से टकराया। आंखों के सामने सितारे से नाच उठे। संभलते हुए निगाह उठाई तो टाइगर अगली सीट पर जा चुका था, मगर इस मर्तबा नासिर की तकदीर यावर थी। अगली सीट पर पहुंचने की कोशिश में डब्बा टाइगर के मुंह से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया। नासिर ने चोट की परवाह किए बगैर बिजली की तरह लपक कर फर्श से डब्बा उठा लिया। उसने टाइगर को मुंह चढ़ाया और कार से बाहर निकल आया। हलील साहब टैक्सी में बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए। नासिर ने डब्बा उनकी तरफ बढ़ाया। हलील साहब ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वो बोले। तुम कोठी वापस जाओ। ड्राइवर, इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और टैक्सी झटके से आगे बढ़ गई। नासिर, जो अभी तक अपना सर सहला रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए फुटपाथ पर चलने लगा। सलीम, रज़िया और नजमा जीने से उतरकर फुटपाथ पर आए। कार कौन चलाएगा? सलीम ने पूछा। मैं और कौन? नजमा ने जवाब दिया। जी नहीं, तुम तो यकीनन यही कोशिश करोगी कि 25,000 वसूल करने से पहले मैं आनजहानी हो जाऊं। कार मैं चलाऊंगा। क्यों? क्या ये कोशिश आप मेरे लिए नहीं कर सकते? आप दोनों पीछे तशरीफ़ रखें, कार मैं चलाती हूँ। रज़िया ने ड्राइविंग व्हील संभालते हुए कहा। मैं आगे बैठूंगी। नजमा ने अगली सीट की तरफ कदम बढ़ाए। जी नहीं, पीछे मैं बैठूंगा। सलीम ने इस तरह कहा जैसे नजमा से इख्तलाफ कर रहा हो, और शायद वो समझी भी यही। हरगिज़ नहीं, अब आपकी मनमानी नहीं। वो रुक गई, गौर से सलीम की तरफ देखा। क्या कहा आपने? मैं आगे बैठूंगा। सलीम ने आगे का लफ्ज़ बहुत आहिस्ता से बोला था और निगाहें पिछली सीट पर जमी हुई थी। तो बैठिए जाकर, नजवा रवानी में कह गई। शुक्रिया, सलीम ने कहा और रज़िया के बराबर बैठ गया। ये क्या? नजमा झल्ला गई। आपने पिछली सीट के लिए कहा था। जी नहीं, रज़िया गवाही दे सकती हैं, सलीम ने जवाब दिया और रज़िया ने एक कहका लगाया। बहुत शरीर हैं आप सलीम भाई, उसने हंसते हुए कहा और नजमा से बोली। इन्होंने पिछली मर्तबा पिछली सीट के लिए कहा था और तुम अगली के बारे में समझी। दूसरी मर्तबा तुम्हें पिछली सीट के अल्फाज सुनने की तवक्का थी, मगर सलीम भाई ने अगली सीट के लिए कह दिया। ये एक नफ्सियाती हरबा है। मैं नहीं मानती। उनकी नज़रें पिछली सीट की तरफ थीं। अच्छा, अगर मैं रज़िया की तरफ देखकर ये कहूँ कि नजमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम क्या समझोगी? सलीम जल्दी से बोला। शट अप, नजमा ने झल्ला कर कहा और पिछली सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका मतलब है कुछ नहीं समझोगी, सलीम ने अफसुर्दगी से कहा। रज़िया ने एक और कहका लगाते हुए कार स्टार्ट कर दी। कुछ रास्ता बिल्कुल खामोशी से तय हुआ। भाई आप लोग कुछ बातें कीजिए ना, रज़िया ने कहा। ये खामोशी अच्छी नहीं मालूम होती। तुमसे तो मैं अच्छी तरह समझूंगी रज़िया की बच्ची, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, नजमा ने झल्ला कर जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेकसूर मारा जा रहा हूँ। सलीम ने कार की छत की तरफ देखा।
अल्लाह मियाँ, आप देख रहे हैं, अगर इस खामोश नहीं रहे अगर आप, तो सच कहती हूँ मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद जाऊंगी। नजमा तेजी से बोली। चलती कार से या कार रुकवा कर, सलीम ने जवाब दिया। वैसे आप इत्मीनान रखिए, मैं नहीं बोलूँगा। और फिर वाकई कोठी पहुँचने तक वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। रज़िया ने कार बरामदे के सामने खड़ी कर दी। सबसे पहले नजमा उतरी, फिर रज़िया और आखिर में सलीम। टाइगर सलीम के साथ ही उतरा। नजमा एक लफ्ज़ मुंह से कहे बगैर हलील साहब के कमरे की तरफ चल दी। आप लोग चलें, मैं अभी आया, सलीम ने रुकते हुए कहा और अपनी छोटी उंगली उठाकर दिखाई। ये एक मारूफ इशारा था। रज़िया मतलब समझ गई और न जाने क्यों हंसने लगी। मैं सब समझ रही हूँ, नजमा तल्ख लहजे में बोली, मगर ड्राप सीन हुए बगैर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। वो रज़िया की तरफ घूमी। रज़िया, गेट बंद कर दो, बाथरूम के दरवाजे पर पहरा देना, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सलीम बोला, क्या पता मैं दूसरी तरफ दीवार फलांग जाऊं। आइडिया। रज़िया ने उछलकर दाद दी और नजमा की तरफ देखा, क्या ख्याल है। मगर नजमा इस कदर गुस्से में थी कि कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। हलील साहब अपने कमरे में नहीं थे। वो दोनों नासिर के कमरे में पहुंची। नासिर आंखें बंद किए पलंग पर लेटा था। पता नहीं सो रहा था या जाग रहा था। नासिर साहब, नजमा ने आवाज़ दी। नासिर ने चौंक कर आंखें खोल दी। अंकल कहाँ हैं? नजमा ने पूछा। नासिर साहब, नजमा ने आवाज़ दी। नासिर ने चौंक कर आंखें खोल दी। अंकल कहाँ हैं? नजमा ने पूछा। किसी काम से गए हैं, आते ही होंगे, नासिर ने उठते हुए जवाब दिया। क्यों, हैरियत तो है? वो आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेज देना, नजमा ने जवाब दिया और वापस घूम गई। नासिर दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए नजमा रास्ते में बावर्ची खाने के दरवाजे पर रुक गई। जैतून, उसने अंदर झांकते हुए कहा। जी बीबी जी। अंकल आए तो उन्हें मेरे पास कमरे में भेज देना। अच्छा बीबी जी, जैतून ने जवाब दिया। खाना किस वक्त लगाऊं? अभी ठहर जाओ, मैं खुद बता दूंगी, नजमा ने पीछे हटते हुए कहा। नजमा अपने कमरे में पहुंची तो सलीम पहले से बैठा हुआ था। आप भागे नहीं? रज़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या पिछली दीवार बहुत ऊंची थी? दीवार तो ऊंची नहीं थी, सलीम ने जवाब दिया, मगर अकेले भागने में कुछ मज़ा नहीं आता। फिर क्या किसी को साथ लेकर भागने का इरादा है? रज़िया, नजमा तेवरी पर बल डालते हुए बोली। मैं ये मजाक पसंद नहीं करती। सुबहान अल्लाह, लोगों को अपने बारे में कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है, सलीम ने कहा। और फिर उसी वक्त हलील साहब भी कमरे में दाखिल हुए। तुमने मुझे बुलाया था रज़िया बेटी? उन्होंने रुमाल से चेहरे का पसीना खुश्क करते हुए पूछा। सलीम अब तक बड़े आराम से सोफे पर टेक लगाए बैठा था। हलील साहब को देखते ही एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर रही थी। जी हाँ अंकल, नजमा ने जवाब दिया। बैठिए। हलील साहब सलीम के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गए। तीसरे सोफे पर नजमा और खुद रज़िया साथ साथ बैठी थी। बात यह है अंकल, नजमा ने कहना शुरू किया। एक मिनट, सलीम ने हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ में कहा। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी नहीं, अब आप अपनी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। उसका लहजा अजीब था और अंदाज भी। रज़िया ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी। ठहर जाओ नजमा, तुम अपनी बात बाद में भी कर सकती हो, उसने नजमा से कहा। आप इस वक्त फैक्ट्री गए थे ना? सलीम ने हलील साहब से पूछा। हलील साहब को ख्वाब में भी इस सवाल की तवक्का नहीं थी। वो बेख्तियार चौंक उठे। उनकी ये हरकत इतनी वाज़िया थी कि रज़िया ही नहीं, नजमा ने भी इसे महसूस किया था। हलील साहब कई लम्हे आंखें फाड़े सलीम को घूरते रहे। जवाब दीजिए। मैं कहीं भी गया था, तुम ये पूछने वाले होते कौन हो? आहिद हलील साहब ने संभलते हुए लहजे में कहा। मैं इसका मतलब मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, सलीम ने कहा। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए।
کیا آپ اس وقت فیکٹری گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، خلیل صاحب سخت لہجے میں بولے۔ میں اپنی الماری کی چابیاں وہیں بھول آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔